टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब हमने पढ़ा था कि लगातार जो है न्यू सेल्स ऐड होते रहते हैं, और प्लांट्स में लगातार न्यू सेल्स ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जब तक उसका लाइफ स्पैन रहता है तब तक प्लांट्स में नए लीव्स और रूट्स और ब्रांचेस और फ्लावर्स और फ्रूट्स आते रहते हैं, राइट। जिसके लिए हमने रिस्पॉन्सिबल बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो रूट के टिप पर जनरली पाया जाता है और शूट के टिप पर पाया जाता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो बनाने वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनकी संख्या कभी कम नहीं होती है। उनकी संख्या कभी कम क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट कर जाता है और एक सेल हमेशा अपने मेरिस्टेमेटिक नेचर को मेंटेन रखता है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक सेल होता है वो अपने मेरिस्टेमेटिक नेचर को इसलिए मेंटेन कर पाता है क्योंकि उसके अंदर का जो टेलोमरेज एंजाइम है वो एक्टिवेटेड रहता है। और अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट कर जाता है तो डिफरेंशिएट करने के लिए वो क्या करता है, अपने अंदर के जो टेलोमरेज एंजाइम है उसको डीएक्टिवेट कर देता है, राइट। अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना, जहां पर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर खास बात क्या होती है? पहला तो हम ऑलरेडी कब का पढ़ चुके हैं कि जो टीलोमरेज एंजाइम है उसके पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके पास क्या पाया जाता है? टीलोमरेज एंजाइम। अच्छा, दूसरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की क्या खासियत होती है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास क्या नहीं होते हैं? वैक्यूल। ओके, तो अब आपने जो है नॉर्मली ऐसा पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल के अंदर 70 टू 90% स्पेस वैक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं। 70 टू 90% स्पेस कौन ऑक्यूपाई करते हैं? वैक्यूल। जैसे अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर लगभग 70 टू 90% स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? वैक्यूल, है ना। लेकिन जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वैक्यूल नहीं पाया जाता है। अब वैक्यूल अगर नहीं होगा तो फायदा क्या होगा? अगर वैक्यूल नहीं होगा तो मोर सेल ऑर्गेनल्स, ज्यादा से ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स आ सकते हैं। और कौन से सेल ऑर्गेनल्स ज्यादा आ सकते हैं? किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है? माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट। अगर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल रहता, है ना, अगर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल रहता, अगर इस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल रहता तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा आ पाते? नहीं आ पाते। अब वैक्यूल नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज्यादा रहेगा तो सेल डिवीजन के लिए जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी अच्छे से, राइट। अच्छा, फिर अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंस्पीकुअस न्यूक्लियस। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास क्या होता है? कंस्पीकुअस न्यूक्लियस। कंस्पीकुअस न्यूक्लियस का मतलब आप सिंपल से समझिए, लार्ज साइज का न्यूक्लियस। लार्ज साइज का न्यूक्लियस। लार्ज साइज का न्यूक्लियस होने का फायदा क्या होता है? माइटोसिस करने में, सेल डिवीजन करने में आसानी होती है, ठीक है। तो हमने अभी तक तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, प्रेजेंस ऑफ टेलोमरेज एंजाइम, लैक ऑफ वैक्यूल और कंस्पीकुअस न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, जो हम अगला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, वो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी, जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है अम, हमारा डेंस प्रोटोप्लाज्म। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेंस प्रोटोप्लाज्म। अब डेंस प्रोटोप्लाज्म समझने से पहले कि डेंस प्रोटोप्लाज्म के फायदे क्या है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई साहब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, राइट। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है पहले वो तो समझ लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है एक मेरिस्टेमेटिक सेल का, ठीक है। अब सिंस मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो एक प्लांट सेल है तो उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन बनाएगा? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाएगा? सेल वॉल के अंदर पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देन आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड दिखेगा, इस फ्लूइड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, और उस फ्लूइड में पड़ा हुआ है डीएनए, ठीक है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि डीएनए किसी भी सेल के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ये तो 10th का बेसिक्स है। पर खैर, ये तीनों एक साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और डीएनए, एक साथ क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियस। एक साथ क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियस। तो हमको मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म और डीएनए भी है। और न्यूक्लियस से अराइज हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या अराइज हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बगल में क्या मौजूद है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और देन आपको ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है?
माइटोकॉन्ड्रिया। क्या यहाँ पर आपको वैक्यूल दिख रहा है? आपको वैक्यूल नहीं दिख रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं वैक्यूल ना दिखने का फायदा क्या होगा कि स्पेस ज्यादा मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी तो फायदा ये होगा कि सेल डिवीजन के दौरान जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो आसानी से पूरी हो जाएगी, राइट। अच्छा, और ये जो भी आप सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, खासतौर से न्यूक्लियस के बाहर जो आप सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एक फ्लूइड के अंदर पड़े हुए हैं। इस फ्लूइड का नाम क्या है? साइटोसोल। इस फ्लूइड का नाम क्या है? साइटोसोल। नाउ साइटोसोल क्या है? साइटोसोल जो है वो फ्लूइड है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और साइटोसोल जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जा रहा है, और साइटोसोल सेल के अंदर का एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें सबसे ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। और साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स एक साथ क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्म। तो आप बात फिर से समझिए, ये जो हमें फ्लूइड का क्लियर हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जहां पर मैंने एरो से साइटोसोल दिखा रखा है, क्या यहाँ पर कोई सेल ऑर्गेनल है? यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? साइटोसोल। व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल बेसिकली एक फ्लूइड है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जा रहा है, और अगर उस फ्लूइड में सेल ऑर्गेनल्स को डाल दिया जाए तो अब वो कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। तो क्या मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स इज इक्वल टू साइटोसोल। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई साहब अगर मान लीजिए मैंने साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल्स हटा लिया तो क्या बचेगा? साइटोसोल। या फिर किसी ने आपसे ये पूछा कि साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां पर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, जहां पर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, जैसे ये हिस्सा जो मैं लेबल कर रहा हूं, तो अब ये हिस्सा क्या कहलाएगा? साइटोसोल। इसको हम साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, इसको हम बस साइटोसोल कहेंगे, क्योंकि जितना भी हिस्सा यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने किया, डार्क ब्लू कलर से किया, यहाँ पर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जा रहा है, राइट। ओके, तो अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में डिफरेंस क्या है ना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। हम न्यूक्लियोप्लाज्म को अब डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक है। अब अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं तो व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म इज बेसिकली न्यूक्लियोसॉल प्लस डीएनए। न्यूक्लियोसॉल प्लस डीएनए। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोसॉल? न्यूक्लियोसॉल तो वो फ्लूइड पोर्शन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भरा पड़ा है। जैसे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन था उसको हम क्या बोल रहे थे? साइटोसॉल। उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसॉल। उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियोसॉल। और इस न्यूक्लियोसॉल के अंदर पड़ा हुआ है डीएनए, और दोनों साथ में क्या कहलाएंगे? एक साथ न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए हटा दूं तो सिर्फ फ्लूइड बच जाएगा, और वो फ्लूइड क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसॉल। अब ध्यान से समझिए प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब एक बात बताइए, अगर मैं साइटोप्लाज्म कह रहा हूं तो सारे सेल ऑर्गेनल्स आ जा रहे हैं और साइटोसॉल फ्लूइड भी आ जा रहा है। अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहा हूं तो अंदर का डीएनए और अंदर का न्यूक्लियोसॉल भी आ जा रहा है। यानी कि अगर मैं प्रोटोप्लाज्म कहूं तो क्या मैं सेल के अंदर के सारे सेल ऑर्गेनल्स कवर कर ले रहा हूं? क्या मैं न्यूक्लियोसॉल और साइटोसॉल को भी कवर कर ले रहा हूं? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोटोप्लाज्म जो है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा पोर्शन है, एंटायर पोर्शन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, अंदर के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो भी हैं, सेल के अंदर का पूरा कंटेंट क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म विथ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट, है ना। सॉरी, यहां पर मैं थोड़ा सा एरर हो गया है, तो यहां पर आ जाएगा आपका प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन विल बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। अब आप एक बात बताइए, हमने क्या पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक सेल के पास डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस का मतलब होता है ज्यादा, डेंस का मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। मेरिस्टेमेटिक सेल के पास प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट सेल। इसका मतलब, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्यूल नहीं होता है। अब अगर वैक्यूल नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म को ज्यादा जगह मिलेगी, और अगर साइटोप्लाज्म को ज्यादा जगह मिलेगी और न्यूक्लियस का भी साइज बड़ा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी ज्यादा है। तो अगर एक बात यहां पर हम इस रिलेशन पे वापस आते हैं। अब एक बात बताइए, अगर साइटोप्लाज्म अगर ज्यादा रहेगा प्लांट मेरिस्टेमेटिक सेल में क्योंकि वैक्यूल नहीं है, और अगर न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ज्यादा बड़ा है, कंस्पिकुअस न्यूक्लियस मेरिस्टेमेटिक सेल में, तो ऑटोमेटिकली प्रोटोप्लाज्म ज्यादा। प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होने का फायदा, सेल डिवीजन में आसानी होती है। ओके, अच्छा, अब
एक और खास बात आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने जब मेरिस्टेमेटिक सेल को बनाया तो हमने उसमें दिखाया न्यूक्लियस। हमने क्या दिखाया? न्यूक्लियस, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हमने दिखाया। हमने कैसा न्यूक्लियस दिखाया? हमने दिखाया वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और अगर किसी भी सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है तो वो सेल क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक सेल। क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इसका मतलब प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, क्योंकि प्लांट्स में कोई भी सेल हो अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। और अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो एक तो वो सेल यूकैरियोटिक हो जाएगा, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो अब वहां पर मैंने इसी चीज को यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा क्लासिफाई किया है चीजों को। अब आप यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टोटल 5 टाइप के हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। मोनेरा में कौन आते हैं? मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा में कौन आएगा? सारे बैक्टीरिया। तो मोनेरा वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सारे कौन आएंगे? बैक्टीरियाज। और बैक्टीरियाज आपको पता है यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरियाज क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, एक सेल के बने होंगे, और वो एक सेल कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब मोनेरा के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। फिर हम आते हैं प्रोटिस्टा के ऊपर। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा अमीबा, इसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना। अब ये एक सेल का बना हुआ है, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन वो एक सेल कैसा है? यूकैरियोटिक। कैसा है? यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा के बारे में अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? कि प्रोटिस्टा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब दे आर यूकैरियोटिक। फिर हम बात करते हैं फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स की। तो अगर हम बात करें फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स की, तो ये सारे के सारे लगभग मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब ये कि 5 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और 5 में से 4 प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। इसका मतलब उन सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। लेकिन जो मोनरा वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं उसमें आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा सेल के अंदर। इसीलिए जो बैक्टीरिया हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। ओके, अच्छा। अब फंजाई और प्लांट्स में, एनिमल्स तो कंप्लीटली मल्टी सेलुलर, एनिमल्स में कोई ऐसा एक्सेप्शन है ही नहीं। एनिमल्स जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। लेकिन फंजाई में लाइक मेजोरिटी ऑफ फंजाई आर मल्टी सेलुलर। बट अगर हम बात करें ईस्ट की, इसको हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी मदद से ब्रेड वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, तो फंजाई में अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट एक एक्सेप्शन हो जाता है, जो क्योंकि ये इकलौता फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी सारे प्लांट्स तो जाहिर सी बात है मल्टीसेलुलर ही हैं, बट कुछ कुछ ऐसे भी पौधे हैं, जो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं। उसमें आते हैं आपके एग्जांपल्स में एल्गी। और एल्गी में भी कौन सा एल्गी? क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास। और क्लोरेला के बारे में आपको एक खास बात याद करनी पड़ेगी। क्लोरेला के बारे में आपको एक खास बात ये याद करनी पड़ेगी कि क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन। कॉलेरा बोल रहा हूं मैं, क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन। रिच इन प्रोटीन होने का फायदा, इसको स्पेस ट्रैवलर्स अपने साथ कैरी करते हैं, तो ताकि उनका प्रोटीन इंटेक पूरा हो सके। ठीक है, अब तो हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। उस चक्कर में फायदा ये हुआ कि हमने बहुत सारे बेसिक टर्म्स को समझ लिया: साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोसॉल, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, है ना। और ये सारे जो बेसिक टर्म्स अभी हमने पढ़े हैं ये आगे पूरा बॉटनी और जूलॉजी का आपका बेस बना के देगा। ठीक है, अच्छा। देन हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में एक बेसिक सी चीजें पढ़ ली। ठीक है, प्लस हमने कुछ यूनिसेलुलर फंजाई के भी एग्जांपल्स याद पढ़ लिए। यूनिसेलुलर प्लांट्स यानी कि जिसमें कुछ एल्गीज आते हैं उनके भी एग्जांपल्स पढ़ लिए। ठीक है, अब जो भी आज हमने इंफॉर्मेशन पढ़ा है, ऑल्दो आपको ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, इसमें से कई चीजें आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होंगी, बट जो आपका आगे फ्यूचर में जो भी आपके चैप्टर्स आएंगे उनके बेस मजबूत करने के लिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।